एवरीवन, सभी का स्वागत है इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अजीत प्रकाश श्रीवास्तव आज आपको ऐसे राइटिंग पर बात करूंगा, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। सभी लोग जल्दी से आ जाएं, तो मैं बस 5 मिनट में चीजों को स्टार्ट कर देता हूँ। राइट, सारा, मधुलिका, वेलकम। रोहित सिंह, वेलकम। आशुतोष, वेलकम। जी 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 जी, नमस्ते नमस्ते। सभी लोग आ जाएं, बस 2 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं। और सब लोग कैसे हैं? और रोहित, कैसे हो आप? शुभम यादव, वेलकम। आई एम फाइन। चलिए, तो बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बस जल्दी जल्दी आ जाएं भाई, क्या बात है भी। अरविंद जी, वेलकम। जी, भावना पांडे, वेलकम। सभी का स्वागत है। ज्योति शर्मा, वेलकम। सभी का आ जाइए। तो 3 मिनट हो गए हैं, तो मैं अब स्टार्ट कर दूं। गणेश, वेलकम। दीक्षा, वेलकम। स्वाति, सभी का स्वागत है। खुश रहिए। तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। जी जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं। खुश रहिए। आज मैं आपको निबंध के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसमें कि आप अपने एस्से के बारे में आपको बेहतर एक बात समझ में आएगी। राइट ना? तो इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यदि आप उसको जो है कि सावधानी से देखेंगे, तो आपको हर एक चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। राइट? पूर्णिमा, वेलकम। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने इस एस्से राइटिंग को। और आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि एस्से राइटिंग क्यों जरूरी है। वैशाली शर्मा, वेलकम। एस्से राइटिंग जो है क्यों जरूरी है और किन किन बातों की सावधानियां रखना जरूरी है,
स्वाति पॉल वेलकम। किन किन बातों की सावधानियां रखनी जरूरी है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिन जिन परीक्षाओं में आप जा रहे हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। आप जानते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके सामने है ये आईएएस का पेपर है। ये आईएएस का पेपर है। अब आप देख रहे हो आईएएस के मेंस का पेपर है। ये मेंस के इस पेपर में आप देखिए तो 9 पेपर है। हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है एससी के पार्ट को, राइट। हमने एससी के पार्ट को हाईलाइट किया हुआ है, ये आप देख रहे हो। एससी के पार्ट को हाईलाइट किया हुआ है, आप देख रहे हो। निबंध के इस जो पार्ट को हमने हाईलाइट किया हुआ है। ये क्यों हाईलाइट किया हुआ है? आप जब मेंस में आते हो तो मेंस में आपको 2 पेपर जो आप जो है कि क्वालिफाई कर लेते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हो, शिखा वेलकम, जैसा कि आप एक चीज देख रहे हो कि निबंध एक लिखित साक्षात्कार है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, आपके व्यक्तित्व की जांच पूरी सफलता इसी पर टिकी है। यानी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये आपका निबंध तय करेगा। आपकी आपके ये सारे पेपर तो आपको नंबर देंगे, लेकिन ये इस नंबर के डायरेक्शंस क्या होंगे, इस नंबर के डायरेक्शंस क्या होंगे, ये आपका एसे ही तय करेगा, राइट। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जो निबंध है वो एक तरीके से आपके व्यक्तित्व का परिचय है। आपके व्यक्तित्व का परिचय है। आप अपने व्यक्तित्व का परिचय कैसे देंगे, अब जरा इस पर भी हम लोग जो है ध्यान देते हैं, राइट। मैंने आपको बोला कि इन 2 पेपर के जो क्वालिफाई करने के बाद जो पहली कॉपी ये दोनों पेपर आईएएस के जो इनके मार्क्स जोड़े नहीं जाते। और आप जान लीजिए कि एसए का जो पेपर होता है, इस एसए के पेपर में एसए के द्वारा आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है कि चेक की जाती है। उसमें क्या चेक किया जाता है यही मैं आपको आगे बताऊंगा। इन सब चीजों में आपको जो है कि बताऊंगा कि कैसे आपकी पूरी पर्सनालिटी को इसमें जो है कि जो है देखा जाता है, राइट। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप जो इस बात का। ओके, अलका वेलकम। जैसा कि आप देख रहे हो कि जीएस के मेंस में ये 4 पेपर होता है। जीएस के मेंस में ये 4 पेपर होता है, सभी 250 नंबर के होते हैं। यानी 1000 नंबर का आपका जीएस हो जाता है। और एक विषय जब आप लेते हो उसके 2 पेपर होते हैं, वो भी 250 और 250 के होते हैं। तो ये भी आपका जय हिंद, ये आपका की 500 का होता है और निबंध आपका 250। यदि आपने जो है कि निबंध को लिखने का सही तरीका नहीं अपनाया तो ये पूरे के पूरे 1500 नंबर पर प्रभाव डालता है। ये जान लीजिएगा, पूरे ये 1500 नंबर को प्रभावित करता है। तो कैसे करता है ये मैं आपको अब आज बताने जा रहा हूं। ऐसे ही यदि आप पीसीएस की परीक्षा दोगे तो पीसीएस में जो पहला पेपर होता है कि जो है जो मेंस का, वो आपके निबंध का है, जो 150 नंबर का होता है। और यहाँ पर जनरल हिंदी क्वालिफाइंग नहीं होती, जनरल हिंदी के जो मार्क्स जोड़े जाते हैं। यानी 150 नंबर जो है यह भी आगे के 1350 नंबर को डिसाइड करता है। आप जानते हो 800 नंबर का जीएस हो गया, 800 नंबर का जीएस हो गया, 150 नंबर की जनरल हिंदी हो गई और 400 नंबर का एक विषय हो गया। तो 1350 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, ये निबंध के द्वारा ही डिसाइड होगा। ये निबंध के द्वारा ही डिसाइड होगा। तो निबंध में आपको करना क्या है, आप पहले ये जान लीजिए। जी रूपाली, आपका भी वेलकम है। इसके अलावा आरओ और एआरओ की जो की मेंस के पेपर होते हैं, उसमें भी आप जान लीजिए क्या होता है। मेंस में एक पेपर आपका जीएस का तो होता ही होता है 120 नंबर का। जीएस का दूसरा पेपर भी होता है, आप देख रहे हो, जिसमें कि आपकी हिंदी ड्राफ्टिंग होती है और सारी चीजें होती हैं। और तीसरा जो पेपर होता है वो एसए का होता है, वो 120 नंबर का होता है, वो 3 घंटे का होता है। तो आरओ और एआरओ की परीक्षा भी यदि आपको जो पास करनी है तो आपको निबंध पर जो है फोकस करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो उसको जो है आपको फोकस करना पड़ेगा। तो निबंध में लोक सेवा आयोग आपसे चाहता क्या है, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे कि लोक सेवा आयोग निबंध में आपसे चाहता क्या है। तो मैं स्टार्ट करूं? तो मैं स्टार्ट क्यों जल्दी है? निबंध में लोक सेवा आयोग आपसे क्या चाहता है, हम जरा इस पर बात करते हैं।
जो है नंबर 1, अभ्यर्थी की विषय वस्तु पर पकड़ कैसी है, मतलब वह उस विषय वस्तु को कितनी गहराई से जानता है। दूसरा, जिस विषय का वो चुनाव करता है उसकी वो प्रासंगिकता, उसकी रेलेवेंसी वो खुद तय कर पाता है कि नहीं, उसको वो समझता है कि नहीं। और तीसरा, रचनात्मक तरीके से सोचने की योग्यता है कि नहीं, जिस भी विषय को वह सेलेक्ट करता है उसमें रचनात्मक तरीके से सोचने की योग्यता है कि नहीं। चौथा, निबंध थोड़ा संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए, जो भी वो चीजें जो लिखे। पांचवा, भाषा सधी हुई हो और इफेक्टिव होनी चाहिए। छठा, तार्किक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध होना चाहिए। ये तो हो गई बात, ये लोक सेवा आयोग चाहता है। अब आपको करना क्या है, सावधानी और सुझाव। कुछ जो है कि सावधानियां हैं और कुछ सुझाव है। अब जरा ध्यान दीजिए। नंबर 1, सोचें और योजना बनाएं। अमूमन जो ही निबंध का टॉपिक आता है हम लिखना शुरू कर देते हैं और बीच में जाकर रुक जाते हैं। निबंध को लिखते लिखते हम बीच में रुक जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले निबंध जो है यदि आप जो लिखते हैं तो उसके लिए 5 से 15 मिनट के लिए सोचें और अंतिम पेज पर जो आपकी बुकलेट जो आपकी जो है आंसर कॉपी है उस पर आपको पहले से एक ड्राफ्ट, एक कच्चा चिट्ठा आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप वह सब कुछ याद करने का प्रयास करें जिसे आप निबंध में लिखना चाहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आप वो सब कुछ याद करने का प्रयास करें जिसे आप निबंध में लिखना चाहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? और दूसरा, पेंसिल लें और उत्तर पुस्तिका के अंत में संक्षेप में सभी बिंदुओं को लिखें ताकि आप बाद में उसे निबंध लिखने के पश्चात मिटा सकें। पेंसिल से लिखें आप। और किसी भी टिप्पणी, कथन और उद्धरण, कविता का अंश, श्लोक या कोई रुचिकर प्रासंगिक कहानी को याद करें जिसे आप निबंध के शुरुआत में लिख सकें। जैसे कोई आपको एक कोटेशन से याद है, कोई आपको एक श्लोक याद है, कोई आपको एक अच्छा दोहा याद है, एक अच्छा छंद याद है, कुछ भी आपको याद है, तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग उसी एक दोहे से करें। ठीक है? तो निबंध की शुरुआत आपको करने से पहले 5 से 15 मिनट तक जो है कॉपी के लास्ट पेज पर उसके रफ पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, उसको आपको लिखने पड़ेंगे। ओके? फिर क्या होगा, एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा, निबंध में डायग्राम देना उत्साहजनक नहीं माना जाता। जैसे आप डायग्राम देना चाहते हैं तो यह सही नहीं होता, लेकिन आप जो टेबल होता है, सारणी के रूप में प्रासंगिक आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके? जो डेटा है आप डेटा दे सकते हैं, लेकिन कोई इमेज आप उसमें नहीं बना सकते तो बेहतर है। आयशा, वेलकम। अन्य शब्दों में आपको संबंधित प्रसिद्ध जो है कि उदाहरण, समसामयिक घटनाएं, व्यक्तित्व, ऐसी घटनाएं, कानून, प्रशासनिक नीतियां जो है अपनी इफेक्टिव लाइंस और कोड भी लिख सकते हैं यदि वो इफेक्टिव है तो इसके अलावा आपको टॉपिक से संबंधित सकारात्मक एवं नकारात्मक बिंदु, बाधाओं और चुनौतियों और अंततः समस्या के समाधान की पहचान करनी चाहिए। केवल आप प्रॉब्लम आप निबंध में न लिखें, उसके समाधान की भी बात करें। तहसीब वेलकम, संतोष जी वेलकम। एक बार जब आप निबंध के संबंध में जो कुछ भी सोच सकते हैं उसको अंतिम पेज पर क्रम से आप क्रम याद रखिएगा। निबंध का क्रम बहुत जरूरी होता है कि आप उसके क्रम जैसे 1 2 3 4 दीजिए और क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसी प्रकार जैसे आप शादी में जाते हैं तो पहले सूप लेते हैं, फिर भोजन, फिर मिठाई और अंत में आइसक्रीम का आनंद लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता?
पहले आप जो है कि मिठाई खाएंगे, आप नहीं खाओगे ना, जो है लास्ट में। तो ये इसका एक क्रम होता है और इसी प्रकार होना चाहिए। जैसे पहला भूमिका, दूसरा पृष्ठभूमि, जो उसकी पृष्ठभूमि हो, तीसरा मुख्य अवधारणाएं, सिद्धांत विषय के बारे में, चौथा संबंधित समसामयिक जो उसके जो इश्यूज हैं, पांचवा सकारात्मक, छठा नकारात्मक पक्ष, सातवां सुधार का सुझाव और आठवां निष्कर्ष। ये इसका एक क्रम होना चाहिए। इस क्रम के अनुसार ही आप निबंध लिख सकते हैं। यह क्रम आप किस रूप में लिखना चाहते हैं, इसको आप लास्ट में मेंशन करेंगे। एक बात और, निबंध में किन चीजों से बचना होगा, निबंध लिखते समय किन बातों से बचना होगा। देखिए मैंने दो डायग्राम दिया है आपके सामने, ये दो डायग्राम आपके सामने है। जैसे आपको क्या लिखना चाहिए, आपको इस बात के लिए भी सावधान रहना चाहिए कि आपको निबंध में क्या लिखना है। यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है। उदाहरण के लिए, कभी भी किसी समस्या का समाधान ऐसा मत दीजिए जो लोकाचार और भारत की अखंडता के विरुद्ध हो। यह ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अब मेरी बात समझ रहे हो? जो भारत की अखंडता के विरुद्ध हो। उदाहरण के लिए, कश्मीर समस्या के समाधान के लिए कभी भी कश्मीर को अलग करने का सुझाव न दें। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कभी भी इसको अलग करने का सुझाव न दें। दूसरा, सरकार की अत्यधिक आलोचना न करें। यदि आपको निबंध में आलोचना करना आवश्यक हो तो आपकी आलोचना क्रिएटिव होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए। मेरी बात आ रही समझ में? जैसे ये भारत का कश्मीर है, आप देख रहे हो, तो भारत इसको अपने मैप में ऐसे दिखाता है, ओके राइट। और आपसे जो है कश्मीर इशू पर हो सकता है 370 में कितना सफल कितना असफल के बारे में आपको आपको ऐसे आ जाए, और आप अपने समाधान ये दे दें कि जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जो चाइना के पास है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, और जो भारत के पास है उसी को अंतरराष्ट्रीय सीमा बना दी जाए। तो आपका आंसर, आपका निबंध, आपका व्यक्तित्व बहुत ही एक तरीके से देश की अखंडता के खिलाफ माना जाएगा। और कल को आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो क्या होगा? प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो क्या होगा? आपको लेकर एक डर जो है व्याप्त हो जाएगा। तो मेरी ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई कि निबंध को लिखते समय ये जो आपके आगे के 1500 नंबर हैं, यह निबंध के द्वारा डिसाइड करते हैं। यदि आपने ये बात दी तो एक बात जैसे कि याद है, मैंने आपको एक बात बताई थी, एक मिनट, मैंने आपको बताया, अब जैसे आपका ये भारत का इस समय ये जम्मू कश्मीर का है, ये लद्दाख का है, आपको इस पर ही अपने आप को अपना स्टैंड देना होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस पर आपका स्टैंड नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी बताइए। ये बात क्लियर हुई? तो इस पर अपना स्टैंड देना चाहिए, राइट? इतनी बात क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ू, अब मैं आगे बढ़ू, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, राइट ना। आगे आपको एक बात तो यदि आपने एक बात जो है ध्यान दीजिए कि ऐसा कोई एग्जाम्पल आप नहीं देंगे, नहीं तो यह मान लिया जाएगा कि आपका व्यक्तित्व देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके बाकी की कॉपियों की जो कोडिंग होगी उसको रेड सिग्नल दे दिया जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? विकास जी आपका वेलकम। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आपकी कॉपियों को रेड सिग्नल, जो कोड है वो निबंध में उसको रेड सिग्नल दे दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये रेड सिग्नल आपको जो है कि मिल जाएगा, राइट। लेकिन यदि आपने रचनात्मक निबंध लिखा है, श्रेया वेलकम, रचनात्मक निबंध लिखा है, मैंने आपको बताया कि यदि आपको रचनात्मक आपने निबंध लिखा है और आपने इसे ही स्वीकृति दी है, ध्यान दीजिएगा, आपने इसे ही स्वीकृति दी है,
इसे इस वाले डायग्राम को, जो भारत का वर्तमान, मान लो कश्मीर समस्या के समाधान के लिए आ रहा है, तो भारत के इस वर्तमान, भारत के मैप को ही आपने ये माना यही इसका समाधान था, और इस समाधान के साथ सरकार को अपने हर वो संभव प्रयास करने चाहिए कि जिससे यह देश की अखंडता को बनाए रख सके। तो आपके देखिएगा यह जो निबंध के जो मार्क्स हैं, ये जो रेड सिग्नल आपको जो कि मिले हुए हैं, ये सब रेड मतलब क्या होता है कि आपकी कॉपियों को टफ जो चेक किया जाए। फिर क्या होगा, ये आपकी कॉपियों को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि यह जो है प्रशासनिक अधिकारी बनने की इसके अंदर क्षमता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात समझ में आ रही? ओके, आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, अब अगले प्रश्न पे आ जाइए। तो इसकी कॉपियां थोड़ी आसान चेक होंगी ना, थोड़ी जो है आसान चेक होगी। अब हम अगले जो है की पॉइंट पर आते हैं। मैंने एक बताया कि क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं कि निबंध में क्या नहीं लिखना चाहिए। अगला पॉइंट, असंभव समाधान न दें। असंभव और समाधान न दें, ये मैंने दो जो है की चीजें दी हुई हैं। इसमें कुछ चीजों की सावधानी भी जरूरी है। जैसे कभी कभी निबंध का टॉपिक आपको नकारात्मक या आसान पक्ष लेने के लिए उकसा सकता है। मतलब आप आसान रास्ता अपनाइए। ऐसे में आपको लाभ और हानि के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ एक उदाहरण से पंचायती राज्य आयकर दाताओं के धन की बर्बादी है। यदि ये आपने लाइन, मान लो कि आपने एग्जाम्पल लिया कि पंचायती राज्य के बारे में आपके क्या विचार है, आपने लिखा कि आयकर दाताओं के जो पैसे आते हैं सरकार इन पर खर्च करती है। ये मनरेगा की भांति ऐसा लगता भी है कि मतलब यह भी मनरेगा की भांति अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप निबंध लिख रहे हो तो आपको संतुलन बना के रखना चाहिए। अब मेरी बात आप जो है समझ रहे हो ना, मनरेगा में लूट मची है, ये सब नहीं लिखना चाहिए आपको। मनरेगा में लूट मची है, ये सब आपको लिखना होगा क्या? ये सब आपको बिल्कुल नहीं लिखना होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका निबंध है। गुड इवनिंग, ये आपका निबंध है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है। यदि उस पर आपको लिखने को आएगा तो आप क्या करोगे? आप लिखते समय उनकी आलोचना करने से बचोगे और सरकार को भी आप करोगे। आप एक तरीके से किसानों के साथ मित्रवत व्यवहार करोगे। आपके निबंध में इसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? मित्रवत होना चाहिए। सुदामा और कृष्ण से बढ़िया कोई मित्रता की मिसाल है क्या? भगवान कृष्ण और सुदामा से बढ़कर कोई नहीं है। तो आप किसान के साथ मित्रता का भाव रखें। हो सकता है कि आप असहमत हो, लेकिन वही तो आप चाहता है ये निबंध लिखने में, कि आप उन बातों को आप निकाल के लिख दें जो आपके अंदर हो। तो आप उस पर अपनी असहमति होने के बाद भी उसमें रचनात्मक सुझाव दें। एक बात जो है कि ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप लोग लिख देते हैं कि गरीब लोग अपने खुद शत्रु होते हैं। आप लोग लिखते नहीं लिखते हैं? लिख देते हैं, भावनाओं में जो है बह जाते हैं। गरीब लोग, महिला ही महिला का उत्पीड़न करती है, यह भी लिख देते हैं। आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ये आप ये लिखते हो नहीं लिखते हो? इन चीजों को लिखने से बचना होगा। यही तो आज के टॉपिक है। अब मेरी बात समझ रहे हो? महिला ही महिला का उत्पीड़न करती है, अक्सर आप ये जो है कि लिख देते हो। इससे बचना होगा। ओके, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? या गरीब खुद अपना शत्रु है, गरीब लोग स्वयं के शत्रु होते हैं। इस प्रकार का कथन सही भी होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप पूरे उत्तर के दौरान उसी धुन पर गाना गाएं। अब मेरी बात समझ रहे हो? पता चले कि आप बार बार लिखे जा रहे हो कि हाँ वो खुद ही जिम्मेदार हैं, खुद ही नहीं कुछ करते हैं सब। एकदम नहीं लिखना है। आप अपना विचार वो पक्ष रखें और टॉपिक के दूसरे पक्ष को भी उजागर करें जो सकारात्मक और रचनात्मक हो, जो जो पॉजिटिव और क्रिएटिव हो। समाज में व्याप्त इस प्रकार की बातों की आलोचना करना तो आसान होता है, बजाय कि उस समस्या के लिए समाधान का सुझाव देना। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप मेरी बात जो है समझ रहे हो?
जब समस्या वास्तविक जीवन से संबंधित हो तो काल्पनिक और असंभव समाधान मत दीजिए। मेरी बात समझ रहे हो? काल्पनिक हाइपरबोले मतलब एक तरीके से, ये एक तरीके से अलग, तो वह आप समाधान मत दीजिए। यदि समस्या आपका आपकी यथार्थ से जुड़ी हुई हो तो कोई भी काल्पनिक समाधान आप मत दीजिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तीसरा सुझाव समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, पोल कराते हैं। तीसरा सुझाव समझ में आया कि नहीं आया? ओके, थैंक यू। अगले पॉइंट्स पे आते हैं, अगले पॉइंट्स पे आते हैं, राइट ना? अगले पॉइंट्स पे आते हैं। निबंध लिखने में व्यक्तिगत न हो जाए। जैसे आप किसी पार्टी के हैं या उसकी आप पार्टी बन जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, हमने ये राजनीतिक दल के जो है कि सिंबल दिए हैं, मतलब आपको किसी भी दल के साथ नहीं रहना है। आप हैं तो भी आपके निबंध का वह पार्ट नहीं होना चाहिए, और नहीं आप किसी राजनीतिक व्यक्ति के पसंदीदा भी होने चाहिए। आप किसी को पसंद करें, यह इसमें निबंध में ये लोग सभी लोग राजनीतिक जो है दल के हैं, इनके आपके पक्ष में होना आवश्यक नहीं है। ये नहीं होंगे, और बहुत सावधानी से किसी राजनीति के दल के फेवर या उसके विरुद्ध में ये लिखना ही नहीं है। क्यों? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। किसी राजनीतिक विशेष का नाम, उसकी उपलब्धियां या घोटाले का उल्लेख न करें। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके स्थान पर आप अच्छा नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री का जिक्र करें। आलोचना करने के लिए किसी राजनीतिक का नाम न लें। हाँ, यदि निबंध विदेश नीति या किसी नीति से संबंधित हो, जिसमें आपको नेहरू के पंचशील युग से लेकर नरेंद्र मोदी तक के संपूर्ण परिदृश्य का विश्लेषण करना आवश्यक हो, तो अपवाद स्वरूप आप नाम ले सकते हैं। लेकिन भारत की विदेश नीति प्रत्येक प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल के साथ बदलती रहती है। ऐसे में उनके नाम का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है। बस इतना तो कर सकते हैं, लेकिन ये पीएम ऐसे थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने देश को ऐसे कर दिया, वो तो ये सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जो अगला पॉइंट, निबंध ऐसे कभी ना लिखें, गुड मॉर्निंग, कि कांग्रेस ने यह किया, बीजेपी ने यह किया। ऐसा करना एक आम आदमी का गुण होता है, किसी अधिकारी का नहीं। आप अधिकारी बनने जा रहे हो ना, आप अधिकारी बनने जा रहे हो ना, तो आम आदमी के स्वभाव से बचिएगा, और बिना किसी की वीर गाथा गाए। अक्सर आप लोग किसी की वीर गाथा गाते हो ना, हमेशा आप लोग किसी की वीर गाथा गाते हो ना, किसी के फेवर में लिख दोगे, बिना किसी की वीर पूजा किए या कीचड़ उछाले उत्तर को संतुलित रखें। ये बात समझ में आ रही? कुछ लोगों की आलोचना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आलोचना संतुलित और तार्किक, बिना तार्किक की आलोचना सही नहीं है, और बेहतर समाधान का सुझाव देना ही होगा। एक अधिकारी का गुण, सुनिएगा, एक अधिकारी का गुण जो है गुमनाम, चेहरा विहीन, वो वो खुद का चेहरा भी नहीं होना चाहिए, वो एक न्यूट्रल होना चाहिए, तटस्थ जो है कि होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि आपको निबंध एक ग्रेजुएट द्वारा लिखा हुआ प्रतीत होना चाहिए। ऐसा न लगे कि आप कोई हाई स्कूल के या एर्थ के बच्चे के रूप में आप जो है लिख रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू। पांचवा सुझाव, उद्धरणों के साथ सही नाम लिखें। जितने भी उदाहरण होते हैं, जैसे आप किसी का कोटेशन कोट करते हो, जैसे मान लीजिए आपने स्वामी विवेकानंद जी का आपने कोई कोटेशन दिया, लिखने में यह गलती मत करिए कि किसने क्या कहा। उदाहरण,
आप स्वामी विवेकानंद जी के कथन को आप लिख रहे हो और नाम लिख दें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का, इसमें संदेह नहीं कि परीक्षक की दृष्टि में आप जो है बेवकूफ दिखेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? वो इतना बेवकूफ नहीं है कि जो स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद जी ने जो है दिया है, आप अपने नाम के आगे लिख दें कि ये स्टेटमेंट जो है कि डॉक्टर भावना पांडे ने लिखा है। आप ये नहीं लिख सकते। ओके, आप ये नहीं लिख सकते। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? यदि यदि निबंध में ध्यान दीजिएगा, जिसका कोटेशंस आप करें, विवेक जी वेलकम है, जिसका आप कोटेशंस लें, यदि आपने विवेकानंद जी का कथन लिया है तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम नहीं लिखेंगे इसमें। उदाहरण, अच्छा एक चीज और भी है, ठीक वैसा ही दीजिए जैसा कहा गया हो। जैसे माओ ने क्या कहा था, मतलब जो चीज उनकी लाइन थी, वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये बात कही गई थी। सत्ता बंदूक की नली से निकलती, ये बात कही गई थी। अब मेरे बात समझे, अब आपने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, आपको यह नहीं लिखना है कि सत्ता बंदूक से आती है, बंदूक शक्तिशाली है, ये लिखेंगे क्या? आप बताओ, ये लिखेंगे क्या? जो उसकी लाइन है, माओ ने कहा कि सत्ता बंदूक की नली से आती है, निकलती है, तो आपको ये नहीं लिखना है कि सत्ता बंदूक से आती है। ये तो पत्रकारों का काम है, जैसे कि उन्होंने कुछ जो कहा और आधे शब्द को देखकर उन्होंने, क्षमा श्रीवास्तव वेलकम, हेलो मैम। अब अब देखिए कि ऐसे में और क्या लिखना है, अनावश्यक विस्तार से बचे, इधर उधर की बातें न करें, विषयांतर न करें, अनावश्यक विस्तार और शब्द आडंबर से जो है बचे। अनावश्यक विस्तार का तात्पर्य यह है कि आप सटीक उत्तर नहीं जानते हैं, इसलिए आप इधर उधर की बातें बनाते हैं। आप पन्नों को भरने के लिए अनावश्यक बातें लिखते जाते हैं। यह युक्ति स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं में तो काम आता है, लेकिन सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं में नहीं। अतः इस युक्ति का इस्तेमाल निबंध प्रश्न पत्र को हल करने में न करें कि केवल पेज भरना है, ऐसा एकदम न करें। राइट? जी हाँ, एकदम गुमराह न करें। एक पृष्ठ पर बहुत अधिक कहावतों, लोकोक्तियों और उदाहरणों, केस स्टडी का उदाहरण, मतलब एक ही पेज पर आपने इतनी लोकोक्तियां लिख दी कि आप जो मूल बात है वही नहीं कह पा रहे हैं, या आपको आता ही नहीं है, आप विषयांतर हो रहे हैं। एक परीक्षक यह सोचता है कि आपके पास कोई अपनी सामग्री नहीं है, इसलिए आप महज पन्ने भर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? ऐसे में एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सही टॉपिक का चुनाव करें। पता चले कि आपको शुरू में देखने में तो टॉपिक अच्छा लग रहा है ऐसे का, ये मुझे आ रहा है, लेकिन आप जब लिखना स्टार्ट किए तो बीच में ही आपकी कलम रुक गई और आप फिर जो है इधर उधर की बात लिखने लगे। एक मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक जो लड़का था, ध्यान दीजिएगा, अक्सर मैं कहता हूं, एक जो लड़का था, उसने वो क्लास 5th में गया तो उसको निबंध लिखने को आया। सुनिएगा, एक जब लड़का क्लास जो है कि 5th में था, वो कैसे विषयांतर होता है और कैसे वो निबंध को गुमराह करता है, जरा ध्यान दीजिएगा। उसको आया एनी पेट एनिमल, तो उसने गाय पर निबंध जो है कि लिखा हुआ था, उसको गाय पर निबंध याद था। वो क्लास 5th में था, उसको गाय पर निबंध याद था। वो गया, लिख कर आया, गाय हमारी माता है, गाय शाकाहारी है, गाय जो है, गाय का दूध बड़ा पौष्टिक होता है, उसके 4 पैर होते हैं, उसके 2 कान होते हैं, उसके आंख होते हैं, ये सब लिख दिया उसने। छठी में गया तो भी इसको आया एनी पेट एनिमल, उसने जो है गाय का रटा हुआ था, उसने गाय का लिख दिया जो है कि फिर लिख दिया। उसके क्लास टीचर को समझ में आया कि ये लगता है गाय का ही जो है। अगली बार उसने क्या किया, ऐसे का टॉपिक बदल दिया, लिख दिया क्रोकोडाइल, लिख दिया क्रोकोडाइल। अब बच्चा फंस गया, अब बच्चा फंस गया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, तो थोड़ी देर इधर उधर किया, फिर लिखना शुरू किया कि मगरमच्छ। आप ध्यान
सुनिएगा, मगरमच्छ जो है ये जल और स्थल दोनों पे पाया जाता है, जल और स्थल दोनों पर जो है कि पाया जाता है। ओके, मगरमच्छ मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है। ठीक, गाय भी शाकाहारी है, गाय भी शाकाहारी है। गाय को पकड़ लिया, अगर मच्छ का निबंध आया था गाय पर आ गया क्योंकि उसको गाय ही याद था। फिर शुरू किया, गाय हमारी माता है, गाय का दूध बड़ा पौष्टिक होता है, उसने गाय के कई फायदे हैं, गाय का ये है, गाय का वो है। उसने निबंध पूछा मगरमच्छ का, निबंध क्या लिख दिया, गाय का, क्योंकि वो तो रट कर वही गया था। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो विषय से आप विषयांतर नहीं होंगे। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो निबंध के आप उसी टॉपिक का चुनाव करें, जैसा कि मैंने कहा कि आप पेंसिल से लास्ट पेज पर, मैंने स्टार्टिंग बताया है, पेंसिल से लास्ट पेज पर निबंध में क्या लिखना है उसके पहले बिंदु से लेकर आखिरी बिंदु तक उसका एक रफ ड्राफ्टिंग आप लिखें, और किसी भी रूप में क्रम नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप किसी पार्टी में जाते हो तो सबसे पहले आप जो एक की सूप लेते हो, सूप के बाद आप जो है अपना भोजन लेते हो, फिर आप जो है कि मिठाई लेते हो, तब आइसक्रीम लेते हो। ये इसका क्रम है ना? तो यही क्रम होना चाहिए, आपके एस्से में भी यही होना चाहिए। अब मेरी बात समझ रहे हो? एस्से में क्या है कि सबसे पहले जो उसका एक क्रम है, लास्ट पेज पर आप जो है कि पेंसिल से लिख लें, जिसको कि आप बाद में मिटा सके, और उसी क्रम, और जिस विषय में आप शुरू से अंत तक ड्राफ्ट न कर पाए उस विषय को न चुने। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात समझ में आ रही? मैं आगे बढ़ूं? अब मैं आगे बढ़ूं? जो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, राइट। तो ये बात हो गई। जो अगला पॉइंट, ये आठवां सुझाव, आठवां सुझाव क्या है जरा ये ध्यान दीजिए। नियमित पढ़ने की आदत का विकास करें। ये आप में नहीं होता। सोचते हो कि आखिरी दिन जाएंगे और एग्जामिनेशंस में लिखकर चले आएंगे। अब मेरी बात समझ रहे हो? निबंध ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको सिर्फ एक पुस्तक या एक महीने पढ़कर आप लिख सको। यह एक सतत और लंबी प्रक्रिया है। ये विविध प्रकार के अध्ययन की अपेक्षा करता है, तभी जाकर आपके पास संतोषजनक उत्तर लिखने के लिए सामग्री आती है। 100% अंक प्राप्त करने के लिए 20 पन्ने को भली प्रकार से भर पाएंगे। समाचार पत्रों, आप उसमें करना क्या है, समाचार पत्रों के संपादकीय पढ़े, मैंने ये आपको बताया हुआ है, किंतु किसी दूसरे की विचारधारा में आप न बहें। ठीक है ना? इसमें अपनी विचारधारा, मैंने आपको बताया था कि निबंध को कैसे ड्राफ्ट करना है, उसके आर्टिकल्स को लेकर कैसे आप उसको लिखोगे। कुछ आप जो है कि यूज कर सकते हो, फ्रंटलाइन योजना, कुरुक्षेत्र में आपको बता चुका हूं, जैसी पत्रिकाओं को पढ़ें। इनमें आपको पर्याप्त सामग्री मिलेगी। इनमें आपको जो उसके जो है डेटा है वह भी मिलेंगे, और भारत में कितने प्रतिशत लोग निरक्षर है इत्यादि। लेकिन ध्यान रहे, अनावश्यक विस्तार के लिए अत्यधिक डेटा देना सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको अपनी केस स्टडी और आंकड़ों का आविष्कार नहीं करना है कि आप कोई नए आंकड़े डाल दें। इसके अलावा न्यूज चैनलों पर समाचार जो आते हैं, सावधानी ये दें कि आप केवल दूरदर्शन और राज्यसभा टीवी को सुने। देखिए, आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों को राज्यसभा की टीवी अवश्य देखनी चाहिए। राज्यसभा टीवी पर जो डिबेट आता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा टीवी को आपको जरूर देखना है, इससे आपका ऐसे बहुत अच्छा हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। सुनाने का दूसरे शब्दों में, पढ़ने के साथ तो लिखने की आदत का विकास करें। ओके, अपने लेखन में सुधार कैसे करें? अगला प्रश्न है, अपने लेखन में सुधार कैसे करें? बस एक काम करें, एक काम करें आप, एक काम क्या करें,
लिखें लिखें और केवल लिखें, और कुछ मत करें आप। केवल लिखें, आप केवल लिखिए और कुछ मत करिए। ओके, लिखें लिखें और केवल लिखें। ये बात समझ में आ रही है? मुख्य परीक्षा एक लिखित परीक्षा है जिसमें ज्ञान के अलावा विषय एवं संबंध समस्याओं से संबंधित समझ बनाने, उस पर अपनी मौलिक धारणा विकसित करने एवं इन सबको सही समय पर अभिव्यक्त करने की आवश्यकता होती है। इन सब की अभिव्यक्ति लेखन के माध्यम से ही संभव होती है। अतः मुख्य परीक्षा में लेखन कौशल ही प्रमुख जो है हथियार है। इस हथियार को निरंतर अभ्यास के माध्यम से आप धारदार बना सकते हैं। अतः लिखने को का लगातार अभ्यास करें। आप कंडीशंस में लिखें, मतलब डेली आप 1 पेज लिखें, 2 पेज लिखें आप, परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जितना लिखें उससे, आप ध्यान दीजिएगा, जितना लिखें उससे ज्यादा चिंतन व मनन करें। तात्पर्य यह है कि आप पढ़ने से ज्यादा सोचें और सोचने से ज्यादा लिखें। ये ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ने से ज्यादा सोचें और सोचने से ज्यादा लिखें। ये डेली आपकी हैबिट का पार्ट होना चाहिए। आप मेरी बात जो है समझ रहे हो ना? आप मेरी बात जो है समझ रहे हो? आगे बढ़ू, मैं अब आगे बढ़ू, आगे बढ़ता हूं। अपने लेखन की जांच करवाएं। समय समय पर आप जो लिख रहे हो उसे किसी अच्छे विशेषज्ञ से जांच करवाएं। ओके, आप अपने खून की जांच जो है कि स्वयं करते हो? आप अपने खून की जांच स्वयं करते हो? खून की जांच कौन करता है बताओ? आप कहो कि ये तो मेरा खून है, इसकी जांच कोई दूसरा क्यों करेगा, ये तो मैंने लिखा है, इसकी जांच तो विशेषज्ञ करता है ना। तो अपने जो आप ऐसे राइटिंग लिखते हो उसकी भी तो जांच आप करोगे कि नहीं करोगे बताओ? उसकी भी तो जांच आप करोगे ना? आप मेरी बात समझ रहे हो? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। ओके, इतनी बात क्लियर है? तो इसकी समय समय पर जांच, और आसान सा एक तरीका बता दूं, आसान सा एक तरीका बता देता हूं। कोई आर्टिकल लीजिए, कोई आर्टिकल लीजिए, उस आर्टिकल को पूरा पढ़िए, पूरा। मान लेते हैं कि आपके वित्त मंत्री का कोई आर्टिकल आया है, अपोजिशंस के किसी लीडर का जो है आर्टिकल आया है, या कोई एक्सपर्ट का जो है कि आर्टिकल आया है, उसको पूरा पढ़िए और फिर हूबहू उतार लीजिए। हूबहू फिर एक बार 2 बार जो आपने उतारा है उसको आप लिखिए, पढ़िए, और 2 दिन के बाद कोशिश करिए कि उसको जो है बिना देखे लिखिए। जब आप बिना देखे लिखेंगे, जब आप उसको, मान लेते हैं कि आपने हूबहू उतार लिया, और फिर आप जो है कि आप बिना देखे लिखिए। जब आप बिना देखे लिखेंगे तो आप देखिएगा बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो कि आपसे मिस हो गए होंगे। तो अब आप ओरिजिनल वाला निकालिए, जहां जहां मिस हुआ है वहां से ऐसे एरो बनाइए और यहां पर उसको ऐड कर दीजिए। जहां जहां से मिस हुआ है आप यहां पर ऐड कर दीजिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? उसी आर्टिकल आपने ऐड किया, फिर इसको जो है कि आप अपने जो आपने लिखा है इसको दोबारा पढ़िए, और फिर 2 दिन के बाद इसको लिखिए। और आप इस ये प्रक्रिया एक आर्टिकल पर कम से कम 3 से 4 बार करेंगे। फिर लास्ट में जब आप लिखोगे तो बिना देखे लिख रहे हो ना, तो इसमें उस आर्टिकल लिखने वाले का फ्लेवर आएगा या आपका फ्लेवर आएगा? सर न्यूज़पेपर में आता है डेली, उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें आपका फ्लेवर आएगा कि उनका फ्लेवर आएगा? मान लो कि भरत झुनझुनवाला ने लिखा है, भरत झुनझुनवाला, ये अक्सर लिखते हैं झुनझुनवाला ने लिखा हुआ है, राइट? भरत झुनझुनवाला ने कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको आपने लिखा, तो उसमें क्या हुआ, वो जो है कि वो आर्टिकल आपको आएगा। बात समझ में आ गई? तो अपने लेखन की जांच खुद भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। खुद भी जांच करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अपने अपने निबंध के लिखने को जांच कैसे करोगे ये भी मैंने आपको बता दिया, राइट? इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से जो कि जो है कॉपियां चेक करता है, आप उसके द्वारा इसकी जांच अवश्य कराएं। फिर अपने लेखन में सुझाव,
अगला क्या है, अगला क्या है, सही संस्करण सीखें। जब आप अपने लेखन में गलती पाते हैं तो मन लगाकर इसके सही वर्जन की खोज करें। अक्सर होता है कि हमने गलती तो देख ली, अब छोड़ देते हैं उसको, चलो ये गलती है। आप देखते हो आईएएस में एक पेपर है, आईएएस में एक पेपर है, जानते हो नहीं जानते हो, सी सेट का, सी सेट का एक पेपर होता है, उसमें होता है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। केवल निर्णय ही नहीं लोगे, फिर उसमें एक और भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस समस्या का समाधान भी जरूरी है। तो आपने गलती तो जान ली, लेकिन ये गलती दोबारा आपसे फिर होगी, क्योंकि आपने जो है कि तत्काल उसका सलूशन कहीं से खोजा नहीं। तो मन लगाकर उसका सीखना एक अच्छा विचार है, अन्यथा एक जैसी गलतियां आप बार बार करोगे जिसको कतई अच्छा नहीं मान। आपको ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? ये जो मैंने आपको बताया, ये गलतियां आपकी बार बार क्यों होती, क्योंकि आप गलतियां तो जान जाते हो, लेकिन गलतियों को जो है सुधारने के लिए आपने तत्काल कोई प्रयास नहीं किया। ऐसा होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ, ऐसा होता है कि नहीं, जल्दी से जो है कि पोल से बताओ। होता है। तो ये चीजें तो आपको इमीडिएट, आपको जैसे इसमें 4 या 5 गलतियां मिली, तो उन गलतियों को इमीडिएट खोजिए और वहां पर मेंशन कर दीजिए, राइट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब मैं आगे बढ़ूं, अब मैं आगे बढ़ूं। अगला, अगला पॉइंट क्या है? अगला सबसे देखिए इंपॉर्टेंट है क्या, आपसे मात्रात्मक त्रुटि नहीं होनी चाहिए, खासकर एस्से में तो एकदम नहीं होनी चाहिए। अपने लेखन को बेहतर बनाने का आसान तरीका यह है कि लिखने के दौरान निरंतर अर्धविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, स्त्रीलिंग, उनका जेंडर, पुल्लिंग आदि पर ध्यान दें और उनका सही इस्तेमाल करें। साथ में वर्तनी, जो उसके जो मात्रा होती है आदि की भी जांच करते रहें। सरल लिखें, सिंपल लैंग्वेज लिखें, स्पष्ट लिखें, क्लियर लिखें, और व्याकरण, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध लिखें। यहाँ एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे कि अक्सर ये लिखा जाता है सशक्तिकरण, शब्द पर ध्यान आपका मैं दिला रहा हूं। प्रायः लेखक इस शब्द का सशक्तिकरण जो है लिखते हैं। ओके, ये बात आ रही समझ में? मतलब इस पर जो है कि ती की मात्रा जो है कि छोटी की मात्रा लगाते हैं, जिसे शुद्ध नहीं माना जा सकता। इतना ही नहीं, इन शब्दकोशों में और वेबसाइटों पर भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उल्लेखनीय है कि जब भी किसी शब्द का प्रयोग शब्द के साथ करण शब्द का, करण का लगाया जाता है, अर्थात जब भी करण प्रत्यय लगता है, तब करण के पूर्व के अक्षर में स्वर्ग में, जिसे ई है ना, ई हो जाता है। जैसे एक है, एक का करण करोगे, एक ही करण, तो ये बड़ी की मात्रा हो जाएगी। अब मेरी बात जो है समझ रहे हो, ये बड़ी की मात्रा हो जाएगी। जो ही इस तरह के शब्द जुड़ेंगे तो यह एक बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ओके, एकीकरण, प्रस्तुति से प्रस्तुतिकरण, देखिए यहां छोटी की मात्रा है, यहां पर ये बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ओके, उदार से उदारीकरण, सबल से सबलीकरण, इसी तरीके से सशक्तकरण जब जो है होता है, तो ये वाला नहीं, आप देखते हो ना ट्रायल। ओके, आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बड़ी की मात्रा हो जाएगी, यानी ये वाला सही है और ये वाला सही नहीं है। तो मात्रात्मक त्रुटि निबंध और हिंदी में स्वीकार नहीं है, ये जान लीजिएगा। निबंध और हिंदी में यह स्वीकार नहीं है। ये दो पेपर में यदि आपने ऐसा किया तो वो आपके मार्क्स काटेगा। अब सुझाव क्या है, और सुझाव क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए मेरी बात का।
अच्छा लेखन कौशल विकसित करने हेतु कुछ सुझाव। छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। छोटे वाक्यों पर आपकी अच्छी कंट्रोल होती है, उसके भाव भी आप निकाल लेते हैं। आप ज्यादा उसको डेकोरेट करने के लिए, ज्यादा अलंकृत करने के लिए आप उसके लंबे से लंबे शब्द को बनाते जाते हैं और उसका अपना मूल भाव वो खो देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यदि आप अपने लेखन कौशल को लेकर बहुत आश्वस्त महसूस नहीं करते हो, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप छोटे छोटे वाक्य लिखें। रजत कुमार जी, वेलकम। तो आप मेरी बात जो है, तो आप जो है छोटे वाक्य लिखें। जैसे छोटे वाक्य एक दिलचस्प लेखन शैली का विकास जो है करेंगे, और इनकी प्रभावता प्रभावशालीता भी उत्पन्न जो है कि उत्तम होगी। छोटे और इफेक्टिव वाक्य लिखने का एक तरीका यह है कि आप जो बोलें उसे लिखें। आमतौर पर हम बोलने के दौरान लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। छोटे वाक्य पढ़ने में सरल और समझने में आसान होते हैं। उनमें निहित तथ्य और सूचनाएं भी आसानी से अभी जो है अभिव्यक्त हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर हम आचार्य जो रजनीश को लेते हैं, उनकी अधिकांश पुस्तकें उनके प्रवचनों के जो है कि संकलन है। वे बहुत छोटे वाक्य बोलते थे। उनकी एक पुस्तक पथ के प्रदीप का उदाहरण है। आंखें खुली हो तो पूरा जीवन ही विद्यालय है। अब देखिए, आंखें खुली हो तो पूरा जीवन ही विद्यालय है। और सीखने की भूख है, वह प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घटना से सीख लेता है। और स्मरण रहे, कोई वाक्य शुरू करने, और आप अब मेरी बात जो है जो समझ रहे हैं कि मतलब आप देखिए, आंखें खुली हो तो पूरा जीवन ही विद्यालय है। ये लाइन आप जो है क्या समझ रहे हो? आप इस लाइन से क्या समझ रहे हो? ये अपने आप में छोटा वाक्य है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव है कि नहीं है? है ना? तो एक तरीके से आपको छोटे वाक्यों का प्रयोग जो है करना है। रेखा जी आपका भी, और विशाल अजय जी आपका वेलकम है। कोई वाक्य शुरू करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? जैसे लेकिन और शब्दों का प्रयोग अक्सर वाक्य को शुरू करने के समय लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता? आपने देखा है ना? जी आपको भी गुड मॉर्निंग। आप मेरी बात जो है समझ रहे हो? जैसे अक्सर किसी वाक्य की शुरुआत लेकिन से या और से होती है कि नहीं होती? ऐसी चीजें पुराने व्याकरणविद एकदम पसंद नहीं करते। जो यदि आपकी कॉपी ऐसे लोगों के पास जो चली गई जो कि पुराने लोग हैं, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन आजकल के ऐसे हजारों वाक्य देखेंगे जिनकी शुरुआत इन वाक्यों से होती है। इसलिए आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनका अत्यधिक प्रयोग लेखन प्रवाह को बाधित करेगा। लेकिन यूज कर दो तो आपने अब तक जितना लिखा सब बेकार। दूध जो है दही हो गया। अभी तक जो दूध था वो क्या हो गया आपका? वो दही हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन आपने लिख दिया। लेकिन लिखते ही क्या हुआ? जितना समझाया सब बेकार हो गया। ये क्या हो गया? दही हो गया। राइट? आ रही मेरी बात समझ में? आ रही मेरी बात समझ में? तो लेकिन शब्द का इस्तेमाल कम से कम करना है वाक्य को शुरू करते समय। ओके? लेकिन ओके, लेकिन के साथ वाक्य आरंभ करना कुछ हद तक तो स्वीकार है, किंतु और से वाक्य शुरू करने से प्रायः बचने का प्रयास करें। बहुत जरूरी न हो तो लेकिन और शब्द का इस्तेमाल शुरुआत में। अक्सर आप देखते हो कि आपने पैराग्राफ जो है कि चेंज किया और आपने लेकिन लगा के आपने जो है कि पूरा लिखना स्टार्ट कर दिया, या और लगाकर आपने पूरा लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इस चीज से बचिएगा। राइट? अगला, शब्दों की क्रमबद्धता पर ध्यान दें। शब्द जो है आपस में क्रमबद्ध होने चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप मेरी बात जो है समझ रहे हो? लेखन में क्रमबद्धता जो है आवश्यक है। आप हमेशा उन शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें जो एक दूसरे से संबंधित हो।
आप मेरी बात समझ रहे हो? जो एक दूसरे से संबंधित हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो जो पाठक है, पाठक यहाँ पे जो है आपका जो कॉपी चेक करेगा वही पाठक है, या परीक्षक को वाक्य को पढ़ने के बाद समझने के लिए रुकना पड़ेगा। और यदि वो रुकता है तो वो आपके लिए निगेटिव पॉइंट होता है। यदि आपके वाक्य को समझने के लिए उसको रुकना पड़े तो वो आपके लिए निगेटिव माना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्रमबद्धता के अभाव के कारण प्रवाह फ्लो नहीं होता, फलतः ऐसे लेखन को एक बार में पढ़ते जाना और समझते जाना आसान नहीं होगा। यानी जो राइटर है, आपके लिखे हुए पैराग्राफ या लाइन को वो 2 बार या 3 बार या समझने के लिए 4 बार यदि उसको लग जाए, तो ये बताओ क्या ऐसे निबंध में वो आपको नंबर देगा? आप बताओ, वो आपको नंबर देगा? नहीं देगा। ओके, इसलिए आपको क्रमबद्ध रूप से सरल एक भाषा का इस्तेमाल करना होगा। यानी जैसा कि आपको बताया कि अस्पष्ट या जटिल शब्दों के बजाय सामान्य और रोजमर्रा के शब्दों का इस्तेमाल करें। निबंध के लिखने के समय अस्पष्ट और जटिल शब्दों का इस्तेमाल एकदम न करें। आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से बचें, इससे सामग्री को समझने में कठिनाई होगी। इसकी बजाय सामान्य, सरल और आम प्रचलित शब्दों का प्रयोग करें। इससे निबंध और उसकी विषय वस्तु को समझना सरल हो जाएगा। अतः भाषा की प्रभाव मतलब ज्यादा इफेक्टिव होगा। परीक्षक अच्छे अंक देने के लिए प्रेरित होगा। देखिए, आपको परीक्षक से नंबर लेना है, ओके, तो आप उसको कैसे लोगे? अगला क्या है, जो है कि वास्तविक परीक्षा का माहौल बनाकर निबंध। कभी कभी क्या होता है कि आप सोचते हो कि सीधे मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके लिखूंगा। अक्सर आप लोग सोचते हो मेंस को लेकर आपके दिमाग में अक्सर ये होता है कि हमको आता तो है लेकिन हम सीधे एग्जामिनेशन हॉल में जाकर जो लिखेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप सोचते हो कि जो है लिखना है सीधे एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे लिखेंगे। तो ऐसा मत करिए। अपने रूम को ही आप एग्जामिनेशन हॉल बनाइए और अपने अध्ययन कक्ष में ही वास्तविक परीक्षा का माहौल बनाकर समय का ध्यान रखते हुए निबंध लिखने का प्रयोग करें, ताकि आप अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकें। यदि कोई कमी हो तो उसको समय रहते दूर कर सकें। ऐसा करने से अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में समय दबाव के अंदर लिखने में भी मदद मिलेगी। और यह अभिवृत्ति आप में कभी नहीं होनी चाहिए कि मैं सीधे परीक्षा भवन में ही उत्तर लिखूंगा। ओके, इन चीजों से बचना चाहिए। इसके लिए आपको अपने आप जहां अध्ययन करते हैं उस अध्ययन रूम में वैसा ही जो है कि एटमॉस्फेयर बनाकर टाइम बाउंड होकर आपको इसको लिखना होगा, राइट। और मैंने आपको कहा था कि उसको खुद भी चेक करने का तरीका बताया और आप किसी एग्जामिनर से चेक करवाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात जो है कि समझ में आई कि नहीं आई? अब आप ये बताओ, अब जब इतनी बातों का ध्यान दोगे, जब इतनी बातों का ध्यान दोगे, तब बताओ जब आप मेंस में लिखोगे तो मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि आपको याद होगा तो मैंने आपको एक बात बताई थी। 2 मिनट जरा होल्ड करिएगा आप। अब मैं आपको बताता हूं ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आप ये दोनों पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद निबंध की कॉपी चेक होगी। ये मैंने बताया था। फर्स्ट पेपर, यही प्रॉब्लम है, घर पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ वर्क होता है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ने का समय बताया था ना कि आप जो है रात्रि 11 बजे से लेके सुबह 5 से लेके 6 बजे तक आप जो पढ़िए। पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता, ये बताया था मैंने आपको। अब आप ये देखो कि जो फर्स्ट पेपर है, यदि आपने इसमें इन सारी बातों को ध्यान में रखा तो मैंने आपको, नींद आती है तो शुरू में आएगी, कुछ दिनों के बाद नहीं आएगी, फिर आपको हैबिट हो जाएगा। ओके, ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि निबंध एक लिखित साक्षात्कार है और आपके व्यक्तित्व की जांच पूरी सफलता। यानी आगे के जो ये 1500 नंबर मिलने वाले हैं ना,
वो इसी निबंध के ऊपर टिके हैं। मैंने आपसे कहा था एक ये रिटन इंटरव्यू है, मैंने आपसे कहा था नहीं कहा था? यदि आपको आपने महिला विरुद्ध, पुरुष विरुद्ध या किसी भी समाज के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, जाति के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, व्यवस्था से आप नाराज, इस तरह की चीजें हैं, तो आप इंटरव्यू में, तो आप मेंस में अच्छे नंबर ले आके इंटरव्यू जो है कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो आपको प्रोफेसर नहीं चाह रहा है, आप में प्रशासनिक अधिकारी खोज रहा है। इसलिए आप मैंने बताया था कि वो कवर पेज निकाल देता है जिसमें आपका रोल नंबर और जो है कि नाम होता है, और आपकी सारे कॉपियों के हर पेज पर एक कोड होता है, उसी कोड से आप जाने जाते हैं। तो हर कॉपियों को यदि आपने अच्छे तरीके से, संयमित तरीके से आपने लिखा, तो हर कॉपियों के कोड को ग्रीन सिग्नल दे देगा, वो ग्रीन सिग्नल दे देगा। आप देखिए ग्रीन सिग्नल, यानी कि ये लड़का किसी भी रूप में रुकना नहीं चाहिए, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने की क्षमता है। तो आपकी कॉपियां थोड़ी आसान तरीके से चेक होंगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन आप जबरदस्ती का दिमाग में एक फितूर आप पाले हुए हो, जो मैं हूं वही सही है, एग्जामिनर कौन होता है, उसकी क्या रेपुटेशंस है, वो क्या करेगा, मुझसे अधिक जानता है क्या, ये सब भाव रखोगे तो सब निबंध में आ जाएगा। और वो अहंकारी आपको समझते हुए एक बात करेगा कि भैया एक काम करो, ये लड़का किसी भी रूप में अधिकारी नहीं बनना चाहिए, तो इसके सब इस कोड की सभी कॉपियों को रेड सिग्नल देगा। तो निबंध की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि नहीं आई? निबंध की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई कि नहीं आई? कि दोनों क्वालिफाई पेपर को पास करने के बाद जो पहली कॉपी चेक होगी वो निबंध की चेक होगी। निबंध यदि आपका लिखित साक्षात्कार है, क्योंकि आप जो है 3 निबंध में आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। सभी कॉपियों को रेड सिग्नल यदि मिल गया तो लाख चाहो, जो कट ऑफ है 1750 नंबर का, जनरल में कट ऑफ है 754, तो आपको किसी भी रूप में वह 700 से ऊपर नंबर नहीं आने देगा एग्जामिनर। आप मेरी बात जो है कि जो है समझ रहे हो? तो इसलिए निबंध की इंपॉर्टेंस को समझिए। आपको निबंध के बारे में ये जो आपको जितनी बातें मैंने बताई, आपको कैसी लगी जल्दी बता दो, जल्दी से पोल करो कि आपको कैसी लगी। इसका पीडीएफ जो है कि डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको एक बार दो बार जरूर देखिएगा। जहां समझ में नहीं आएगा तो जरूर बताइएगा। फिर आपको 2 बजे हम लोग जो है कि आपको मिलते हैं महासमर में, ओके? तब तक के लिए सभी को, आप लोगों को कुछ पूछना इसमें है? कुछ पूछना है इसमें जो है कि सभी बातें क्लियर है? ओके 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 ओके, ठीक है। तो ओके, तो अभी हम लोग मिलते हैं फिर 2 बजे के जो है क्लास में। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू।